स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट चैप्टर में एक्सरसाइज 4.4 का दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप इन छोटी छोटी बातों को समझ ले कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा बराबर एक 2x2 ऑर्डर में डिटरमिनेंट है जिसके सदस्य हैं A11, A12, A21 एंड A22। तो अब इसके चार सदस्य हैं, 1 2 3 4, चारों के माइनर निकलेंगे एंड चारों के कोफैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, तो हम ना A11 का माइनर निकालना चाहते हैं। चलिए, तो मैं लिखता हूं A11 का माइनर। प्यारे बच्चों, माइनर के लिए हिंदी शब्द है उपसारणिक। माइनर के लिए हिंदी शब्द क्या है बुआ? उपसारणिक। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, A11 जिस रो में स्थित है उसको डिलीट कर दीजिए एंड जिस कॉलम में स्थित है उसको डिलीट कर दीजिए। नहीं समझे? अच्छा, मैं समझाता हूँ। A11 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, एंड फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर दो। अब आपके पास में स्टूडेंट्स A22 बचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसका जवाब लिख दो A22। बस यही माइनर होता है, या इसी को उपसारणिक कहा जाता है प्यारे बच्चों। चलिए, और इसको हम लोग M11 से सूचित करते हैं। तो इसको हम इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं, M11 इक्वल टू A22। ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए, आया माइनर का मतलब समझ में। अब स्टूडेंट्स हम लोग A12 का ठीक है, A12 का माइनर निकालेंगे। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, आपके पास A21 बच जाएगा। तो इसका आंसर हो गया A21। ठीक है, तो इसको सिंबल में हम लोग लिख सकते हैं, इन शॉर्ट M12 इक्वल टू A21। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए, उसके बाद तीसरा सदस्य है A21। अब इसका माइनर निकालना है A21 का, तो मैं लिखूंगा A21 का माइनर। चलिए, तो 21 है, तो दूसरा रो को डिलीट कर दीजिए एंड पहला कॉलम को डिलीट कर दीजिए। दूसरा रो तो डिलीट हो गया एंड पहला कॉलम भी डिलीट हो गया। अब आपके पास A12 बच रहा है। तो चलिए भैया, इसका आंसर लिख दीजिए A12। इन शॉर्ट में लिख दीजिए, तो M21 इक्वल टू A12। ये आपका तीसरा माइनर निकल गया एंड एक और माइनर निकलेगा। चूंकि चार सदस्य हैं तो चारों का माइनर निकलेगा ना, चारों का उपसारणिक निकलेगा। तो अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे A22 का माइनर। A22 का माइनर बुआ, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को डिलीट कर दीजिए। दूसरा रो और दूसरा कॉलम डिलीट हो गया। अब आपके पास A11 दिख रहा है, तो यही उसका आंसर हो जाएगा A11। शॉर्ट में लिख सकते हैं M22 इक्वल टू A11। इस तरह से माइनर्स को डिफाइंड किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब जब माइनर समझ गए तो कोफैक्टर्स आप आराम से समझ सकते हैं। कोफैक्टर्स को हिंदी में स्टूडेंट्स सहखंड कहा जाता है। सहखंड, तो सहखंड समझ लीजिए। सहखंड को हम लोग
कैपिटल ए से सूचित करते हैं। अब इसका जो सहखंड होगा A11 का, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A11 का कोफैक्टर, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, -1 का पावर, ये -1 फॉर्मूला में है, लिखना ही लिखना है। और 11 को लिखने में 1 और 1 दो बार इस्तेमाल होता है, उन 1 और 1 को पावर में जोड़ना है, इनटू M11। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, यानी कोफैक्टर निकालने में आपको माइनर की ज़रूरत पड़ेगी, बिना माइनर निकाले हुए आप कोफैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको हम लोग सूचित किस चीज़ से करेंगे, कैपिटल A11 से। चलिए, अब इसमें दूसरा एलिमेंट है A12, तो A12 का जो कोफैक्टर होगा उसको हम -1 के पावर लिखेंगे, 1 जोड़ 2, 12 लिखने में 1 और 2 का इस्तेमाल होता है, तो 1 में 2 जोड़ देंगे, इनटू में M12। और इसको सूचित कैसे करेंगे, A12 से। चलिए, अगला एलिमेंट है आपका A21, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे अब, कोफैक्टर्स। तो चलिए, अब आपके बीच बुआ A21 का कोफैक्टर निकलेगा, क्या करोगे, -1 तो फिक्स है, लिखना ही लिखना है, और 21 लिखने में 2 और 1 का इस्तेमाल होता है, तो 2 + 1 इसका पावर बनेगा, इनटू में M कितना आएगा, यहाँ 21 है तो यहाँ 21 ही लिखना है। और इसको सूचित कथी से करेंगे, A21 से, ठीक है। एंड लास्ट एलिमेंट है बउआ, लास्ट एलिमेंट है A22, तो A22 का जो कोफैक्टर्स होगा, A22 का जो कोफैक्टर्स होगा वो डिफाइन होगा, -1 का पावर क्या होगा, बोलिए आप, यहाँ 22 है ना, तो 2 + 2 इनटू M22, और इसको A22 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आप 2x2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हुआ, अब एक क्वेश्चन के जरिए करते हैं इसको, तब जाकर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिना क्वेश्चन का फॉर्मूला का क्या मतलब, देखिए, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक नीचे डिटर्मिनेंट दिया गया है बुआ, उसको हम लोग डेल्टा से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे। सपोज दैट 8, 7, 20, 19 ये दिया गया है आपको 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट। इसके 4 सदस्य हैं, 1, 2, 3, 4, चारों का माइनर निकालना है एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो 8 का जो माइनर होगा उसको हम लोग M11 से सूचित करेंगे, जिसके लिए क्या करना है, फर्स्ट रो को ख़त्म करना है एंड फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करना है। कौन बचा, 19, हो गया आंसर हो गया आंसर। चलिए, अब आप लोग को क्या करना है बुआ, अब आप लोगों को करना है 7 का माइनर निकालना है, जिसको हम लोग M12 कहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, 12 पहला रो और दूसरा कॉलम को ख़त्म कर देना है, 20 बच जाएगा। तो यही 20 इसका आंसर हो गया। उपसारणी किसको बोलते हैं बुआ। उसके बाद 20 का माइनर निकालने चले हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग M21। तो दूसरा रो को हम लोग डिलीट कर देंगे, 21 है तो पहला कॉलम को, तो 7 बच रहा है ना, तो वही 7 आपका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट है ये 19 का माइनर को हम लोग सूचित करेंगे M22 से। M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो,
दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, 8 बच रहा है, 8 आंसर हो गया। इस तरह से माइनर तो निकालना सीख गए आप लोग, इसका माइनर सामने है। अब प्यारे बच्चों इसका कोफैक्टर सीखना है। इसका क्या सीखना है? कोफैक्टर सीखना है। तो चलिए, ये तो माइनर्स आपका क्लियर हो गया, 2/2 के लिए माइनर्स कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। उप सारणिक निकालना सीख गए आप लोग। अब कोफैक्टर्स निकालना है, तो उसी तरह से यहाँ पे 4 सदस्य है, 8, 7, 20 और 19। तो 8 का जो कोफैक्टर्स होगा बुआ, उसको ना हम लोग A11 से सूचित करेंगे, जिसका सूत्र है -1 के पावर 1 + 1 गुना M11। अब सबका वैल्यू डालिए। -1 के पावर 1 जोड़ 1 का मतलब क्या हो जाएगा? बोलिए। -1 के पावर 1 जोड़ 1 का मतलब हो गया -1 के पावर 2। M11 का मान 19 आया है, तो यहाँ पर आप 19 डाल दीजिए। अब -1 का स्क्वायर तो +1, 1 में 19 से गुना करिएगा तो कुल मिलाकर 19 होगा। ये निकल गया आपका कोफैक्टर्स। किसका? तो 8 का कोफैक्टर्स हुआ। ठीक है। अब 7 का कोफैक्टर्स निकालेंगे, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे A12 से A12। तो फार्मूला के मुताबिक -1 के पावर 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 2 कहाँ से आता है? 12 में से आता है बुआ, इंटू M12। अब वैल्यू डाल दीजिए। M12 20 आ ही चुका है, तो -1 का पावर 1 जोड़ 2 मतलब 3, M12 का वैल्यू 20, तो 20 डाल दो रे बालक। अब -1 का पावर 3, तब -1 गुना -1 गुना -1, तब माइनस में 1। माइनस को सम बार गुना करोगे तो माइनस खत्म, अब विषम बार गुना करोगे तो माइनस बच जाएगा। अब गुना में 20, अब -1 में 20 से गुना करोगे तो आपका रिजल्ट हुआ -20। चलिए, A12 आपका क्लियर हो गया। अब 20 का, ये जो 20 दिख रहा है ना, उसका हम लोग क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। तो कौन चीज़ से डिनोट कर रहे हैं उसको? 20 को डिनोट किस चीज़ से कर रहे हैं? सूचित कर रहे हैं 21, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिखिए A21, ठीक है बुआ। तो A21, तो फॉर्मूला होगा -1 के पावर 21 न है, तो 2 जोड़ 1 इंटू में M21, ठीक है। अब M21 आपका 7 आ चुका है, देख लीजिए इधर बगल में M21 आपका 7 आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिखिए -1 के पावर 2 जोड़ 1 मतलब 3, M21 का वैल्यू तो 7 हुआ। चलिए, तो यहाँ पे -1 का पावर 3, तो ये तो माइनस में 1 ही रहेगा, गुना में 7, तो सब मिला के -7। एंड लास्ट जो एलिमेंट है 19, इसका हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो इसको हम लोग सूचित कौन चीज़ से करेंगे? तो A22 से। तो यहाँ पे लिखिए A22, तो A22 तो -1 का पावर 2 + 2 गुना M22। तो यहाँ पे वैल्यू बैठाइए, -1 का पावर 2 जोड़ 2 तो 4 हो गया। M22 का वैल्यू बुआ, M22 का वैल्यू आप 8 देख सकते हैं। अब यहाँ -1 को 4 बार गुना करोगे, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो 4 तो सम संख्या है, तो माइनस का पावर सम संख्या रहेगा, तो आंसर होगा प्लस में। तो प्लस में 1 गुना 8, तो कुल मिलाकर 8 हो गया। यहाँ पे हम संक्षेप में, ऐसे तो फार्मूला विधि से आपको बता दिए हम कि कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा, लेकिन अब ट्रिक से बता देते हैं। अब इसको कैसे बता देते हैं तो स्टूडेंट्स, ट्रिक से बता देते हैं। तो चलिए, ट्रिक बड़ा काम का होगा। कहाँ तक गुना भाग करोगे, यही प्लस माइनस करते रहोगे। देखो, यहाँ माइनर निकला ना, देखो माइनर निकल गया। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको कॉलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, 11 के अंकों को जोड़िए, तो 1 जोड़ 1, तो 1 जोड़ 1 तो 2, जो कि सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। तो जहाँ इवन नंबर पूरेगा, तहाँ जितना माइनर रहेगा उतना ही कोफैक्टर रहेगा। देख लीजिए, यहाँ पर A11 भी आपका 19 ही आया है ना, अब माइनर भी A19 ही है ना। तो जितना माइनर उतना कोफैक्टर। कब? जब अंकों का जोगफल सम संख्या होगा तब। अब M12 पे आइए, तो 12 के अंकों को जोड़िए, 12 के अंकों को जोड़िए, तो 1 जोड़ 2 बराबर 3, ये तो हो गया आपका विषम संख्या।
विषम संख्या हो गया, यानी ऑड नंबर हो गया बुआ, यानी कि ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर हो गया तो चिन्ह उल्टा कर दीजिए। यहाँ M12 20 है ना, तो A12 आपका -20 आएगा। देख लीजिए यहाँ -20 है। बस जहाँ विषम संख्या आए ना, जहाँ अंकों का जो फल विषम संख्या आएगा वहाँ चिन्ह को उल्टा कर देना है, माइनर वाले चिन्ह को उल्टा कर देना है। यहाँ प्लस में 20 है तो माइनस में 20 कर दीजिएगा तो उसका कोफैक्टर हो जाएगा। चलिए अब आपको M21 है, इसका मतलब कि हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो 21 के अंकों को जोड़ेंगे बुआ, तो 2 + 1 = 3। यहाँ भी 3 विषम संख्या है, 3 आपका विषम संख्या है, तो चिन्ह उल्टा कर दीजिए। यहाँ +7 है तो इसका आंसर -7 आएगा। देख लीजिए सम संख्या में सेम टू सेम, अब विषम संख्या में चिन्ह उल्टा करना है। चलिए एंड लास्ट है M22 का वैल्यू 8 है, तो अब A22 कितना होगा, तो 22 के अंकों को जोड़िए, तो 2 + 2 कितना हुआ 4। 4 कैसा संख्या है, तो सम संख्या है, मतलब इवेन नंबर है ना बउआ, इवेन नंबर है। तो इवेन नंबर है तो जितना माइनर उतना कोफैक्टर, यानी माइनर 8 तो कोफैक्टर भी 8। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आपने 2x2 ऑर्डर का माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालना फार्मूला विधि से भी सीखा एंड ट्रिक से भी सीखा। तो चलिए अब हम 3x3 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसका माइनर एंड कोफैक्टर पे फोकस करेंगे। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के अंतर्गत माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देख रहे हैं, उप सारणिक तथा सहखंड। तो 2x2 ऑर्डर का देख लिए। अब 3x3 ऑर्डर में आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, उसमें 1 2 3 गो रो है बुआ, 1 2 3 गो कॉलम है, ठीक है। तो इसमें 9 गो सदस्य है, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सदस्य है। अब 9 गो माइनर निकलेगा एंड 9 गो कोफैक्टर निकलेगा। 9 + 9 कितने हो गए, 18 गो संख्या आप लोगों को निकालना पड़ेगा, आपको 18 गो संख्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 18 गो संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले A11 का माइनर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A11 का कौन चीज, माइनर, ठीक है बुआ। तो माइनर इसको हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल M11 से। इसके लिए क्या करते हैं, 11 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए, बात खत्म, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट रो को हटा दीजिए, ये फर्स्ट रो आपका हट चुका है एंड आपका फर्स्ट कॉलम भी हट चुका है। अब आप देखिए A22 A23 A32 एंड A33 बच रहा है, यही आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो लिखिए ना A22 A23, ठीक है, एंड A32 एंड A33। अब यह तो 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करना तो आप एक्सरसाइज 4.1 में पढ़े ही हैं। तो क्या पढ़े हैं जरा बताइए। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो A22 इंटू A33, 3 है भैया एंड माइनस A32 इंटू A23, ठीक है बुआ। अब यहाँ तो फॉर्मूला है, क्वेश्चन में यहाँ पे अंक दिया हुआ रहेगा, उसको आप गुना करके घटा लीजिएगा और आपको M11 निकल जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं। अब दूसरा सदस्य है, आइए इसका तो हमने निकाल दिया। अब A12 या A12 बोल सकते हैं, तो A12 का हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे बुआ। तो मैं लिख रहा हूँ A12 का माइनर, ठीक है। तो A12 का माइनर, इसको हम लोग सिंपली M12 से डिनोट करेंगे और इसका मतलब पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीट करना है, पहला रो और दूसरा कॉलम को डिलीट करना है। तो लीजिए मैं डिलीट कर देता हूँ, आइए इंच महाराज, पहला रो डिलीट एंड दूसरा कॉलम डिलीट। अब आपके पास A21 A23 A31 एंड A33 बच रहा है। बस इसी चारों को लिख दीजिए, इसी चारों को लिख दीजिए। कौन कौन बच रहा है, A21 A23 A31 A31 एंड A33। फिर इसको उसी तरह से तिरछा गुना करके घटा लीजिए, पढ़ चुके हैं आप लोग।
तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या होगा उसको गुना करके तिरछा घटा लीजिएगा, आपको M12 मिल जाएगा। अब तो समझ गए होंगे कैसे करना है। उसी तरह से आपको यहाँ पर A11 बता दिए, 12 बता दिए, अब 13 निकालना होगा, A13 का निकालना होगा। चलिए A13 का निकालना होगा, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 बचेगा, इसको तिरछा गुना करके घटाएंगे। उसी तरह से A21 इसका माइनर निकालना होगा, तो दूसरा रो को छोड़ेंगे, पहला कॉलम को छोड़ेंगे। उसी तरह से A22 का निकालना होगा, तो दूसरा रो को छोड़ेंगे, दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे, 4 बचेगा। A23 का निकालना होगा, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे। इस तरह से आशा करता हूं कि आप A33 तक पहुंच सकते हैं। एगो लास्ट लिख देते हैं, बीच में डॉट डॉट कर देता हूं मैं, क्योंकि आप तो एक बहुत ही समझदार विद्यार्थी हैं। तो अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब आप समझदार विद्यार्थी है ये हैं तो हम एक केदा पहुंच जाते हैं कहाँ, A33 के पास। लास्ट A33 का माइनर, ठीक है बउआ, A33 का माइनर, जिसको हम लोग M33 करके पुकारेंगे, बुलाएंगे, सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे। जे मन में है से कह लो, समझते हो तो सब ठीक ठाक है। तो M33 का हम लोग मान निकाल रहे हैं, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम को छोड़ देना है। 3 मीन्स तीसरा रो और बाद वाला 3 मतलब तीसरा कॉलम। चलिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा तीसरा रो, छोड़ दिया, अर्जा भैया अर्जा। आइए तीसरा कॉलम को छोड़ दिया। देखिए तो क्या क्या बच रहा है बुआ, 11 12 21 22, 11 12 21 22, 11 12 21 22, 11 12 21 22, यही बचा। अब इसको फटाफट तिरछा गुना करो और घटाओ। ये सब बहुत ही आसान काम है, लेकिन जब तक नहीं समझोगे तब तक मुश्किल है। तो A21 इंटू A12। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप लोग 3 बाय 3 ऑर्डर का जब क्वेश्चन रहे तो उसका भी माइनर निकाल सकते हैं। और जब बउआ इसको पलटते हैं थोड़ा सा पेज, जब माइनर आप निकाल लोगे, जब आप माइनर निकाल लोगे तो कोफैक्टर्स भी आप निकाल ही लोगे। अब लो, आपने अभी माइनर्स में कहाँ से कहाँ तक निकाला, M11 निकाला, M12 निकाला, M13 निकाला, डॉट 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 M33 निकाला। निकाला कि नहीं निकाला, निकाला, M33 निकाला। ये आपका 9 गो संख्या निकला अभी। अब 9 गो संख्या और निकालना है। आपको A11 चाहिए, आपको A12 चाहिए, आपको A13 चाहिए, आपको A33 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको 9 गो संख्या और चाहिए। तो अब क्या करोगे, ट्रिक से निकाल लो। देखो 11 में 1 जोड़ 1 2 होता है, तो सम संख्या 1 जोड़ 1 2, ये क्या होता है, तो सम संख्या होता है। तो सम संख्या में जितना माइनर तितना को फैक्टर। बहुत अच्छा बात, जितना माइनर उतना को फैक्टर, यानी जो M11 है वही A11 होगा। अब आइए A12 आपको निकालना है, A12 निकालना है। तब 12 के अंकों को जोड़ो, 1 जोड़ 2 बराबर 3, जो कि है विषम संख्या, जो कि है विषम संख्या। तो बउआ रे विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। सम संख्या को इवेन नंबर कहते हैं, इवेन नंबर। चलिए, तो ऑड नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, M12 का जो वैल्यू है, M12 का जो वैल्यू है, अगर वह पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना दो, अगर वह निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो। कहने का क्या तात्पर्य कि चिन्ह को उल्टा कर देना है, बस A12 निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि अब तो समझ में आपको आ गया होगा। अब जैसे M13, एगो और बात करते हैं, M13 और A13 चाहिए, तो हम 13 के अंकों को जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ 3 बराबर 4, जो कि होता है क्या, तो सम संख्या। 4 सम संख्या है ना रे बउआ सब। तो सम संख्या में जितना माइनर तितना को फैक्टर, यानी M13 का जितना वैल्यू होगा गारंटी है कि A13 का वैल्यू उतना ही होगा। तो इस तरह से ट्रिक से आप सबसे अच्छा रहेगा निकाल लीजिए। और न रे बउआ ट्रिक तोरा मंजूर न है तो सीधा लाठी कपार पर लो, फॉर्मूला लो।
A11 का -1 के पावर 1 जोड़ 1 गुना M11। भैया जाओ इसको सरल करो, आंसर निकलेगा। अब तुम समझो, हम तो सब बता दिए। A12 निकालना है तब -1 के पावर 12 वाला अंक जोड़ो, 1 जोड़ 2 गुना M12। माइनर आपको निकालना ही पड़ेगा, बिना माइनर निकाले हुए को फैक्टर नहीं निकाल सकते हो। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब एगो स्पेशल नोट है बउआ, एगो कथी है, स्पेशल नोट है। तो आइए स्पेशल नोट हम आपको दिखाते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आप फर्स्ट रो में निकालना चाहते हैं, फर्स्ट रो में, तो आप ऐसे निकालेंगे A11 गुना A11 प्लस A12 गुना कैपिटल A12 एंड A13 गुना कैपिटल A3। कैपिटल वाला जो A11 है, चाहे A12 है, चाहे A13 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं। तो इस सूत्र के जरिए आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ, फर्स्ट रो में। चलिए, अगर कहिएगा कि सर सेकेंड रो में निकालना चाहेंगे, तो ये तो R1 का सूत्र हुआ ना, ये तो R1 का फॉर्मूला हुआ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। अगर आपकी मर्जी है कि सर हम R2 में निकालना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालो ना। A21 को A21 से गुना कर देना, A22 को A22 से गुना कर देना, A23 को A23 से गुना कर देना, हो गया R2 के अनुसार। कहिएगा सर अब हम R3 से निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो निकाल लेना। A31 में कैपिटल A31 से गुना कर दो, A32 में कैपिटल A32 से गुना कर दो एंड A33 में कैपिटल A33 से गुना कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। कहिएगा सर कॉलम में नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं महाराज, निकालिए। C1 में निकाल कर बताते हैं। C1 का सदस्य क्या होता है, बोलो C1 का सदस्य क्या होता है? ये रहता है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, है ना। चलिए, तो आपको सवाल है कि हम C1 में निकालना चाहते हैं। बहुत अच्छा, निकालिए C1 में, कोई मना नहीं करेगा भैया आपको। आप क्या करो, 11 में 11 से गुना करो, 21 में 21 से गुना करो एंड 31 में 31 से गुना करके जोड़ दो, गारंटी के साथ आपको मान मिल जाएगा। अब C2 वाला आप खुद लिख लेना, छोड़ रहा हूँ, एंड C3 वाला छोड़ रहा हूँ, इसको अपने लिख लेना। तो इस तरह से आपका टोटल थ्योरी कंप्लीट हो गया 4.4 के लिए। अगर इतना बात आप अच्छा से समझे हैं माइनर कोफैक्टर के बारे में, तो आपका एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले बनाकर देखिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। पहले ही वीडियो देखिएगा, अपने आप को कमज़ोर बनाना हुआ। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सारणिक के अंतर्गत 4.4 जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब इसको हिंदी में हम ऐसा कहेंगे बुआ कि निम्नलिखित सारणिकों का उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करें। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट में आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। मतलब द्वितीय कोटि का सारणिक यहाँ भी दिया गया है और द्वितीय कोटि का सारणिक यहाँ भी दिया गया है। तो चलिए फटाफट हम सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट के फर्स्ट का। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ना डेल्टा से सूचित करेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो है ऐसा 2 - 4 0 3। ठीक है, चलिए अब ना स्टूडेंट्स हमें इसका माइनर एंड कोफैक्टर्स ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें
उप सारणिक तथा सहखंड ज्ञात करना है। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें 4 सदस्य हैं तो चारों का उप सारणिक निकलेगा तो 4 गो, और फिर चारों का कोफैक्टर्स निकलेगा तो 4 गो, यानी कुल मिलाकर हमें अभी इसमें 8 संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो माइनर्स को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो ये जो दू है, इस दू का जो माइनर होगा ना, इसको हम लोग M11 से सूचित करेंगे। दू का जो माइनर होगा, मतलब दू का जो उप सारणिक होगा, इस दू का जो उप सारणिक होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग M11 से डिनोट करते हैं। चूँकि यह पहला रो और पहला कॉलम में स्थित है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स M11। तो M11 का मतलब हो गया कि आपको ना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो को डिलीट किया मैंने, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया। अब आपको 3 दिख रहा होगा, है ना स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना 3? हाँ, तो ये 3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए, अब आपको -4 का माइनर निकालना है। तो -4 का जो माइनर होगा स्टूडेंट्स, उसको हम लोग M12 से डिनोट करेंगे। ठीक है, चूंकि 1-2 का मतलब हुआ ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम में स्थित है, इसीलिए। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो आपको 0 दिखाई दे रहा है। बहुत आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। अब 0 का जो माइनर होगा उसको हम लोग जानते हो किस चीज़ से डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स M21 से। M21 से डिनोट करेंगे। तो इसको ना निकालने के लिए दूसरा रो और पहला कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे। डिलोट बोलाता है। चलिए, माइनस में 4 बच रहा है, तो यही आंसर हुआ स्टूडेंट्स। एंड 3 का जो माइनर होगा, 3 का जो माइनर होगा बुआ, उसको हम लोग M22 से डिनोट करेंगे। M22 से डिनोट करेंगे। क्या डिनोट करेंगे बुआ? M22 से डिनोट करेंगे। अब हम लोग दूसरा रो और दूसरा कॉलम को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। बच क्या गया? 2 बच गया। तो यही इसका आंसर हो गया। अब जब आपका माइनर्स निकल जाए ना, तो कोफैक्टर्स तो निकालने के लिए मतलब कुछ है ही नहीं। कोफैक्टर्स को हम लोग ना, ये माइनर्स आपका निकल गया बुआ, ये हो गया आपका उप सारणिक। ये जो चारों निकला ना, ये हिंदी मीडियम वालों आपका उप सारणिक निकल गया। इंग्लिश मीडियम वालों आपका माइनर्स निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर्स का। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए फिर अब इन चारों का कोफैक्टर्स कैसे डिफाइन किया गया है, तो दू का जो कोफैक्टर्स होगा उसको A11 से मतलब कि डिनोट किया गया है। तो इसके लिए क्या करना है, फार्मूला बेसिस पे बता दूं, -1 फार्मूला में आता है और 11 लिखने में 1 और 1 खर्च होता है। तो -1 का पावर में 1 जोड़ 1 कर देंगे, इनटू में M11। ठीक है, लिख देते हैं। अब -1 का पावर 1 जोड़ 1, तो ये कितना हो जाएगा? सोचिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? -1 का पावर 1 जोड़ 1, तो ये तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अच्छा, M11 का वैल्यू 3 आ चुका है, तो आप यहाँ पे 3 डाल दीजिए। अब स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर करिएगा तो +1 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, अब गुना में 3 है तो कुल मिलाकर 3 आया। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को कि देखिए, ये आपका 1 है, तो 1 और 1 का जोगफल क्या होगा? एक सम संख्या होगा। तो जहाँ भी सम संख्या होगा वहाँ पे जितना माइनर होगा उतना ही कोफैक्टर्स होगा। देखिए, माइनर 3 था तो कोफैक्टर भी 3 निकला। और जहाँ पे विषम संख्या आएगा, जैसे ये है 1-2, तो 1-2 का जोगफल आपका कितना हो गया? 3 विषम संख्या है तो इसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 0 है, तो 0 तो पॉजिटिव निगेटिव होता ही नहीं है, तो सेम टू सेम लिख दीजिए। तो यहाँ पे A12 जो होगा, यानी कि -4 का जो कोफैक्टर्स होगा, ठीक है, तो वह तो 0 ही रह जाएगा। चलिए ट्रिक से निकाल लीजिए। अब 0 का कोफैक्टर्स
जिसको हम लोग A21 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ने से 3 होता है जो कि विषम संख्या है। तो M21 वाला का साइन उल्टा कर दीजिए, विषम संख्या में चिन्ह को उल्टा करना पड़ता है। तो -4 है ना, तो आप यहाँ पे +4 लिख दीजिए, वेरी सिंपल। एंड 3 का जो कोफैक्टर्स होगा उसको हम लोग A22 से डिनोट करेंगे बुआ, एंड A22 से डिनोट करेंगे और 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, सम संख्या है, 2 जोड़ 2 4 सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इवन के केस में जितना माइनर होगा ना उतना ही कोफैक्टर्स होगा। ये 2 है तो बस यहाँ पर 2 ही लिखना है। यानी समझिए क्या कि अगर आपने माइनर निकाल लिया तो समझ लो कि आपका कोफैक्टर्स भी निकल ही गया है। अगर एक स्टूडेंट्स माइनर निकाल लेता है तो उसका कोफैक्टर्स भी निकल ही जाता है। जहाँ अंकों का जोगफल आपका सम संख्या होगा वहाँ जितना माइनर उतना कोफैक्टर, और जहाँ 2 जोड़ 1 3 विषम संख्या आएगा वहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर में चिन्ह का फर्क रहेगा। जैसे ये माइनस में 4 है तो ये प्लस में 4 हो गया। जहाँ सम संख्या होगा 2 जोड़ 2 4 तो वहाँ सेम टू सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर M22 भी आपका 2 है और A22 भी आपका 2 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो ACBD वाला क्वेश्चन है उसका हम फटाफट लिखकर आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो हमारे पास फर्स्ट का सेकंड में देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपका क्वेश्चन में लिखा है AC फर्स्ट, AC लिखा है फर्स्ट रो में एंड BD लिखा है बुआ कहाँ पे, सेकेंड रो में। चलिए तो यहाँ भी फटाफट माइनर एंड कोफैक्टर्स लिख लीजिए। ये कोफैक्टर्स था आपका, कोफैक्टर्स था ये वाला A11 A12 A21 A22। इसको हिंदी मीडियम में ना सहखंड कहा जाता है। सहखंड निकालने में कोई परेशानी नहीं है, बस माइनर निकल गया तो समझ लो कि कोफैक्टर्स निकल गया। चलिए फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर ACBD चारों का माइनर एंड कोफैक्टर्स चाहिए, चारों सदस्य का 4 गो उपसारणिक एंड 4 आपका सहखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको माइनर ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फैक्टर्स निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग M11 से शुरू करते हैं। M11 का मतलब समझ रहे हैं ना, इस A का माइनर, इस A का माइनर। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो आपको D बच जाएगा, हो गया। उसके बाद C का जो माइनर होगा उसको क्या लिखेंगे बुआ, M12 लिखेंगे, बिल्कुल M12 लिखेंगे। चलिए तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करिएगा तो यहाँ पे B बच जाएगा। तो यहाँ पर आप B लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस B का जो आपका माइनर निकलेगा उसको क्या से सूचित करेंगे बुआ, M21 से सूचित करेंगे, ठीक है। तो दूसरा रो और पहला कॉलम को डिलीट कर दीजिए, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो C बच रहा है, C लिख दीजिए। एंड इस D का जो माइनर होगा बुआ उसको M22 से डिनोट करेंगे, M22 से डिनोट करेंगे। तो दूसरा रो को छोड़िएगा, दूसरा कॉलम को छोड़िएगा, आपको A बच जाएगा। बस माइनर आपका निकल गया। और जब माइनर निकल गया तो कोफैक्टर तो फटाफट लिख दीजिए, बस A11 1 जोड़ 1 2 सम संख्या, तो D का D उतार दीजिए। उसके बाद A12 तो 1 जोड़ 2 3 3 विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो B है प्लस में तो यहाँ पर माइनस में लिख दीजिए। एंड यहाँ पे A21 तो 2 जोड़ 1 3 3 आपका विषम संख्या है तो प्लस C है यहाँ पे, तो माइनस C लिख दीजिए बुआ। एंड A22 तो 2 जोड़ 2 बराबर 4 सम संख्या, तो यहाँ A है तो A लिख दीजिए, हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.4 सारणिक चैप्टर के
क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक डिटर्मिनांट दिया गया है जिसके फर्स्ट रो में 100, सेकेंड रो में 010 एंड थर्ड रो में 001 दिया गया है। आपको ना इसका माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालना है प्रत्येक सदस्य के लिए। तो इसमें 9 सदस्य है तो 9 माइनर्स निकलेंगे और 9 कोफैक्टर्स, यानी कुल मिलाकर हमें इसका सॉल्यूशन करते हुए 18 संख्या निकालना है। तो शुरू का जो 9 गो माइनर्स है वो अच्छे से निकल जाए तो कोफैक्टर्स में कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक का जो माइनर होगा उसको हम लोग M11 से डिनोट करेंगे, M11। इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देना है, डिलीट कर देना है या ढक देना है, आपको जो समझ में है ढक देना है। ये देख लीजिए 1001, बस यही लिखना है 1001, ठीक है। अब इसको सरल कर लीजिए। यह 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको सरल करने के लिए पहले आपको इसमें गुना करना होता है। तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, तब 0 में 0 से गुना होगा तो 0 और 1 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 1। ये माइनर निकल गया। अब लगले इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए A11 यानी A11। चलिए अब आपको क्या करना है, ट्रिक इस्तेमाल करना है। 1 में 1 जोड़िए 2 एक सम संख्या है। 1 में 1 जोड़िए 2 एक सम संख्या है। तो सम संख्या के केस में जितना माइनर होता है ना स्टूडेंट्स उतना ही कोफैक्टर्स होता है। तो माइनर 1 तो कोफैक्टर 1 हो गया, कहानी खत्म। तो कितना आसान है स्टूडेंट्स। चलिए अब हमें जीरो का, अब जो ये जीरो है हमारे पास, इस जीरो का हमें ना माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो चलिए इस जीरो को हम लोग, जीरो का जो माइनर होगा उसको सूचित किस चीज़ से करेंगे, M12 से। किससे सूचित करेंगे स्टूडेंट्स, M12 से, क्योंकि यह फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का सदस्य है। ये फर्स्ट रो है ना एंड सेकेंड कॉलम का सदस्य है, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या करना है मालूम ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देना है। फर्स्ट रो को हटा देना है, सेकंड कॉलम को हटा देना है। अब आपके पास बचा हुआ है 0001, 0001। अब इसको सरल करना है स्टूडेंट्स। पहले 0 में 1 से गुना करना है तो 0, माइनस का चिन्ह देना है एंड 0 में 0 से गुना करना है तो 0। अब 0 में 0 घटेगा तो 0 होगा। तो अब यहाँ पे माइनर तो निकल चुका है। अब इसका कोफैक्टर्स भी लगले लिखिए लो बुआ। तो A12, तो अब 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 एक विषम संख्या है तो चिन्ह उल्टा करना होगा। लेकिन यहाँ तो 0 है और 0 एक ऐसा रियल नंबर है जो ना तो धनात्मक माना जाता है ना ऋणात्मक माना जाता है, इसीलिए 0 है तो 0 ही लिखना पड़ेगा। चलिए बात खत्म, आगे बढ़िए। अब हमें इस जीरो का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ज्ञात करना है। इस जीरो का तो इसको हम लोग, इसके जो माइनर होंगे उसको M13 से सूचित करेंगे। क्या चीज़ से सूचित करेंगे बुआ, M13 से सूचित करेंगे। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम लोग हटा देंगे। फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, इसको हटा दिया एंड थर्ड कॉलम है इसको हटा दिया। अब आपके पास बच गया फिर से 0100। चलिए 0100 सरल कर लीजिए बड़े आसानी से। 0 गुना 0, पहले तो ऐसे गुना कर लीजिएगा तो ये 0 आएगा। -1 में 0 से गुना करिएगा तो 0 और 0 में 0 घटेगा तो 0 आएगा। चलिए अब यहाँ पर लगले इसका क्या हो जाए, कोफैक्टर्स। तो A13 भी निकाल लीजिए बुआ। तो क्या करना है, 1 में 3 जोड़ने से 4 सम संख्या होता है तो सेम टू सेम, ऐसे भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के लिए दोनों सेम। फर्स्ट रो के तीनों सदस्य, फर्स्ट रो का तीनों सदस्य 1 0 0 का हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब सेकेंड रो 0 1 0, इस तीनों के लिए हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर्स ज्ञात करेंगे। तो इस 0 के लिए हम लोग जो माइनर निकालेंगे उसको हम लोग डिनोट किस चीज़ से करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M21 से डिनोट करेंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स
M21। तो M21 के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटाना होगा। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटाना होगा। 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह से 0 में आप 1 से गुना करोगे तो 0 होगा, माइनस का चिन्ह दीजिए। 0 में 0 से 0, यहाँ भी 0 और 0 आएगा तो भैया माइनर को फैक्टर 0 ही रह जाएगा, कोई सम विषम का झंझट नहीं है। तो A21 ऑल्सो 0। अब हमें इस 1 का माइनर एंड को फैक्टर चाहिए, तो इसको डिनोट किस चीज़ से करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम M22 से डिनोट करेंगे बुआ इसको, ठीक है। चलिए तो हो जाए M22। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटाइएगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हटाइएगा तो चारों कॉर्नर वाला बचेगा 1 0 0 1, ठीक है। चारों कॉर्नर वाला बचेगा 1 0 0 1। अब 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 माइनस 0 में 0 से गुना तो 0 और 1 में 0 घटेगा तो 1। अच्छी बात है। अब इसका लगले कथी निकाल लो, को फैक्टर A22 निकाल लो। तो 2 में 2 जोड़ने से क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या के केस में जितना माइनर उतना को फैक्टर, तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 हो गया। चलिए अब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स इस जीरो के लिए माइनर पहले, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे M23 से ना, 23 से। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम। चलिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0। चलिए 1 0 1 0 0 0 सरल कर दीजिए। उसी तरह से 1 में 0 से गुना हुआ तो फटाफट 1 लिखिए, सॉरी 0 लिखिए एंड माइनस 0 में 0 से गुना कीजिए तो 0 लिखिए एंड 0 में 0 घटा तो 0 लिखिए एंड जब 0 आया माइनर तो को फैक्टर भी 0 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, सम रहे विषम रहे नो प्रॉब्लम। तो A23 ये भी आपका कितना हो गया, ये भी आपको 0 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड वाला जो रो है, ये थर्ड वाला जो रो है 0 0 1, इसके लिए माइनर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका जो माइनर होगा इस 0 का, इसको हम लोग तीसरा रो पहला कॉलम है ना, तो M31 से डिनोट करेंगे। तो चलिए M31 हम लोग निकालते हैं। अब उसी तरह से फटाफट देख लीजिए M31। तो हम लोग तीसरा रो और पहला कॉलम को हटा देंगे। तीसरा रो और पहला कॉलम को हटाने से बच रहा है 0 0 1 0 0 0 1 0, यही बच रहा है। चलिए 0 में 0 से गुना हुआ 0 और 1 में 0 से 0, यहाँ भी 0 आया एंड 0 आया तो जितना माइनर उतना को फैक्टर के हिसाब से इसका A31 ऑल्सो 0 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग M32 निकालेंगे बुआ। तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे तो हमें बचेगा तीसरा रो दूसरा 1 0 0 0 1 0 0 0। तो 1 में 0 से तो 0 एंड माइनस 0 में 0 से तो 0 से 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा एंड माइनर 0 तो को फैक्टर ऑल्सो 0। तो A32 यानी 32 0 ही होगा एंड लास्ट जो एलिमेंट है ये 1, इस 1 का जो माइनर होगा वो M33 से डिनोट होगा बुआ, M33 से डिनोट होगा। चलिए तो निकालिए M33। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम को छोड़िए, तीसरा रो और तीसरा कॉलम को छोड़ने से स्टूडेंट्स बच क्या जाता है 1 0 1 0 एंड 0 1, ये बच जाता है।
तो इस तरह से 1 में 1 से गुना होगा तो 1, माइनस 0 में 0 से गुना होगा तो 0, एंड 1 में 0 घटेगा तो 1। अच्छा, अब हम जरा इसका कोफैक्टर A33 लिखते हैं। तो 3 में 3 जोड़ने पर 6, 6 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो जितना माइनर उतना ही कोफैक्टर, तो 1 ही लिख देंगे। इस तरह से ये सवाल नंबर 2 आपका फिनिश हो गया है। तो कुछ नहीं था, माइनर निकल गया तो कोफैक्टर भी आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए अब 2 का 2 देखते हैं। ये सवाल आपको खुद ही बनाना चाहिए था, बट मैं बना देता हूँ, बाद में आप लोग पहले बना लेना, उसके बाद मिला लेना, ठीक है। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सदस्य है स्टूडेंट्स। इन 9 सदस्यों का हमें माइनर यानी उप सारणिक और कोफैक्टर्स यानी सहखंड ज्ञात करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1, ये जो 1 दिख रहा है ना, इस 1 का माइनर निकालते हैं, जिसको हम लोग M11 से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना होगा। चलिए भैया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िए। ये फर्स्ट रो को छोड़ दिया मैंने, अब फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, 5 माइनस 1 1 2, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 1 तथा 2, यही ना बच रहा है बुआ। अब यह एक द्वितीय कोटि का सारणिक है, यह सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका है, पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुना करते हैं, तो 5 दूनी का 10, फिर फार्मूला माइनस का होता है, और उसके बाद इसको गुना करते हैं 1 में माइनस 1 से, तो रिजल्ट होगा -1। अभी माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो कुल मिलाकर आपका 10 + 1 हो रहा है, जो कि होगा क्या, 11। अब माइनर आपका 11 निकल गया। अब इसका कोफैक्टर लगले लिख देते हैं हम। माइनर निकालो और कोफैक्टर लिख लो A11। तो 1 में 1 जोड़ने से सम संख्या होता है 2, और सम संख्या के केस में क्या होता है, जितना माइनर उतना कोफैक्टर, तो ये भी 11 हो गया। चलिए अब हम लोग ये जो 0 दिख रहा है, इसका हम लोग माइनर निकालेंगे। इसको हम लोग डिनोट करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 से, M12 से हम लोग सूचित करेंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं बुआ M12 निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बुआ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैंने छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं 3 माइनस 1 0 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, यही ना बच रहा है बुआ। तो अब इसको तिरछा गुना कर लो फटाफट, 3 दूना का 6 एंड माइनस ये 0 में मतलब -1 से गुना हुआ, सब 0 हो गया भैया। अब 6 में 0 घटेगा तो 6 ही रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं, 6 ही रहेगा, है ना, अच्छी बात है। उसके बाद बुआ लगले माइनर निकल गया, तो कोफैक्टर वो निकाल लो। तो A12 का कहानी खत्म। अब 1 में 2 जोड़ने से 3 होता है, 1 में 2 जोड़ने से 3 होता है, और 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये +6 आया है ना, तो यहाँ पर -6 लिख देना है। बस इतने बात का ख्याल रखना है। माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर के लिए तो कोई परेशानी ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, एकदम से कोई परेशानी नहीं है। बस सम संख्या है तो सेम टू सेम लिख दीजिए, जितना माइनर उतना कोफैक्टर। अगर विषम संख्या आता है तो चिन्ह को उल्टा करके लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम लोग 4 का माइनर निकालेंगे। 4 का माइनर निकालेंगे, जिसको सूचित किस चीज़ से करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम M13 से सूचित करेंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स M13। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ना है। तो हमारे पास बच रहा है 3 5 0 1, 3 5 0 1, 3 5 0 1। चलिए अब इसको सरल करिए, 3 गुना 1 तो 3, माइनस 5 गुना 0 तो 0, और 3 में से 0 घटा तो 3। चलिए ये तो माइनर हो गया। अब लगले इसका कोफैक्टर निकाल लो। तो A13,
अब बउआ एक में 3 जोड़ने से 4 होता है, और 4 क्या है, 4 क्या है तो सम संख्या, इवन नंबर, तो सेम टू सेम उतार दीजिए, 3 तो 3। इस तरह से अब फर्स्ट रो वाला तो आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड रो में चलिए 3 का माइनर निकालेंगे। इसको कौन चीज़ से सूचित करना है, कौन चीज़ से सूचित करना है इसको बोलिए। सेकेंड रो है, अब फर्स्ट कॉलम है, तो 2 1 M21 से डिनोट करेंगे। तो नाउ M21 निकालते हैं हम लोग, M21। तो दूसरा रो अब पहला कॉलम को छोड़ देना है, दूसरा रो अब पहला कॉलम को छोड़ देना है। 0 4 1 2, 0 4 1 2, फटाफट लिखते हैं 0 4 1 2। सरल करिएगा तो 0 में 2 से गुना होगा तो 0 माइनस 4 में 1 से तो 4, और 0 में 4 घटेगा तो माइनस में 4। और जब माइनर निकल गया है तो कोफैक्टर में क्यों देरी, तो A21 भी निकाल दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ने से कितना होता है, 3। विषम संख्या है तो यहाँ -4 आ रहा है, तो यहाँ पर +4 लिख दीजिए, कहानी खत्म। चलिए अब हम लोग इस 5 का माइनर हम लोग निकालेंगे। तो ये कहाँ स्थित है, सेकेंड रो में एंड सेकेंड कॉलम में। तो इसको सूचित करेंगे M22 से, M22 से सूचित करेंगे बुआ। तो लिखिए ना M22। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को छोड़ दीजिए, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। चारों कॉर्नर वाला बचेगा, यानी 1402। कौन कौन बचेगा बुआ, चारों कॉर्नर वाला, याद रखिएगा चारों कॉर्नर वाला। तो 1 4 0 एंड 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 गुना 2 बराबर 2 एंड माइनस का चिन्ह पड़ेगा। 0 गुना 4 तो 0, एंड जब 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही रहेगा। ये तो माइनर निकल गया। अब लगले लखन लाल की जय, A22 A22 निकाल लो। तो 2 जोड़ 2 सम संख्या, 2 जोड़ 2 4 सम संख्या, तो सम संख्या है तो सेम टू सेम, 2 तो 2। चलिए बुआ अब M23 निकालेंगे। -1 जो है इसको हम लोग M23 से डिनोट करेंगे, क्योंकि यह दूसरा रो और तीसरा कॉलम में स्थित है -1। तो हम लोग निकालेंगे अब M23 निकालेंगे। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम को छोड़िए, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़िए, बच रहा है स्टूडेंट्स 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। सॉल्व कर दीजिए इसको बुआ। तो 1 गुना 1 1 माइनस 0 गुना 0 तो 0, एंड 1 में से 0 घटा 1, माइनर निकल गया। तो कोफैक्टर में क्यों देरी, M23 निकल चुका है तो A23 भी निकल जाएगा। 2 में 3 जोड़ने से 5, 5 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड के केस में +1 आया है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम फर्स्ट रो का तो निकाल दिए, सेकेंड रो का भी निकाल दिए, अब थर्ड रो का हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए पूरा का पूरा उतारिएगा ना तो आपका भी प्रतिष्ठा जाएगा और मेरा भी जाएगा। तो चलिए इसको आप खुद से निकाल लीजिएगा, यानी M31, ठीक है, M32 एंड M33, ये आप निकाल लीजिएगा। जब ये निकल जाएगा तो A31 A32 एंड A33 इतना आप अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए सवाल नंबर 3 है, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंडों, अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। डेल्टा बराबर एक डिटर्मिनांट दिया गया है तृतीय कोटि का, यानी 3/3 ऑर्डर में। तो फर्स्ट रो में 5 3 8, सेकेंड रो में 2 0 1 एंड थर्ड रो में 1 2 3 दिया गया है एलिमेंट्स। तो R2 मतलब द्वितीय पंक्ति लिखा हुआ है, द्वितीय पंक्ति, ठीक है। मतलब द्वितीय पंक्ति का मतलब सेकेंड रो, ठीक है बुआ जी, सेकेंड रो ROW, द्वितीय पंक्ति, हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम लोग
सहखंडों को निकालने के लिए तो पहले उप सारणिक निकालना पड़ेगा, तो हमें पहले उप सारणिक निकालना होगा और उप सारणिक के मदद से सहखंड ज्ञात करना होगा, फिर तो फटाफट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो दो का जो माइनर होगा यानी उप सारणिक होगा उसको हम लोग स्टूडेंट्स डिनोट किस चीज़ से करेंगे, M21, दूसरा रो पहला कॉलम। ये दो कहाँ स्थित है, दूसरा रो में और पहला कॉलम में। तो हम लोग सूचित कथी से करेंगे, हम लोग सूचित करेंगे, मच्छर महाराज भागिए मत काटिए चलिए M21 बुआ जी। तो M21 के लिए क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को ढक दोगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को ढक दोगे, 3 8 2 3। चलिए यही तो बच रहा है, 3 8 2 3, इतना ही बच रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो इसको सरल कर लीजिए, 3 गुना 3 9 माइनस 8 गुना 2 16, और 9 में 16 घटेगा बउआ तो छोटा संख्या में बड़ा संख्या घट रहा है तो माइनस में आंसर जाएगा, तो -7 हो गया। अब जब माइनर निकल गया है तो इसका कोफैक्टर भी निकाल दीजिए, फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो ऐसे निकलेगा A21 तो क्या करना होगा, -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, ये फार्मूला विधि से है। तो चलिए फार्मूला विधि से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -1 का पावर 2 जोड़ 1 तो 3 होगा ना, M21 आपके नज़र के सामने है, अभी देख सकते हैं -7, तो यहाँ -7 बैठा दीजिए बुआ। अब आपको -1 का पावर 3 तो माइनस में 1 एंड माइनस में 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपको मिला 7। ऐसे ट्रिक याद रखिए कि 2 में 1 जोड़ने से 3 होता है, 3 एक विषम संख्या है, तो ये आपका -7 है माइनर, तो आपका उल्टा हो जाएगा +7। माइनर अगर माइनस में आया है तो कोफैक्टर प्लस में होगा, कब, जब 2 जोड़ 1 बराबर 3 विषम संख्या आएगा योगफल तब। तो ये तो A21 आपका निकल गया। अब इस जीरो का, ये जो जीरो दिख रहा है ना बीच में, इसका माइनर निकलेगा जिसको हम M22 से सूचित करेंगे। तो चलिए अब हम M22 निकाल लेते हैं बुआ सा। 22 का मतलब दूसरा रो को छोड़ना है और दूसरा कॉलम को छोड़ना है, दूसरा रो को छोड़ना है दूसरा कॉलम को छोड़ना है। तब 5 8 1 3, 5 8 1 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 8 1 3, चारों कॉर्नर वाला। अब इसको सरल कर लीजिए, तो 5 तिहाई का 15 माइनस 8 1 को गुना करेंगे तो 8 एकम 8, अब 15 में से 8 घट गया तो 7 हो गया। अब चलिए ट्रिक से लिख लीजिए अब इसका कोफैक्टर, है कि नहीं। तो इसीलिए A22 क्या करोगे, 2 में 2 जोड़ने से 4 होता है, तो 4 क्या है, सम संख्या है, तो जितना माइनर उतना कोफैक्टर, तो 7 उतार दीजिए, बात खत्म हो गया। तो ट्रिक आसान पड़ेगा स्टूडेंट्स। एंड जो हमारा दूसरा पंक्ति का लास्ट सदस्य है 1, तो 1 का जो माइनर निकलेगा उसको हम लोग सूचित कौन चीज़ से करेंगे, M23 से सूचित करेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम। अब चलिए फटाफट दूसरा रो और तीसरा कॉलम को बंद कर दीजिए, तो आपके पास बच जाएगा 5 3 1 2, 5 3 1 2 बचता है आपका, 5 3 1 2 यही बचता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 दूनी का 10 माइनस 3 एकम 3, ये घटा तो यहाँ भी 7 आ गया। क्या बात, आज तो पूरा 7 का बाजार लगा हुआ है। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका A23 जो होगा, अब आप सोचिए आप कि यहाँ पर 2 में 3 जोड़ने से 5 एक विषम संख्या प्राप्त होता है। जब विषम संख्या प्राप्त होता है तो क्या होगा, चिन्ह उल्टा कर देना, ये +7 है तो आपको यहाँ पर -7 लिख देना होगा। तो इस तरह से आपका कोफैक्टर निकल गया है, यानी आपका जो ये सहखंड की बात कर रहा था जिसको अंग्रेजी मीडियम में कोफैक्टर्स कहते हैं, वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है द्वितीय पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके। तो नाउ अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए डेल्टा इक्वल टू, तो द्वितीय पंक्ति के अनुसार फॉर्मूला होता है बुआ स्मॉल a
A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस स्मॉल a22 इंटू कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23। ये फॉर्मूला है बुआ सा, जो कि आपको हम सूत्र वाला पार्ट में ही बता चुके हैं। तो अब छोटा वाला जो A21 है वह डिटर्मिनेंट का सदस्य होता है। ये जो 2 है ना, ये छोटा वाला स्मॉल वाला A21 है। तो डालिए 2 गुना ई कैपिटल वाला जो A21 है, कैपिटल वाला जो A21 है वो है प्लस में 7, जिसको कि हम लोग सहखंड कहते हैं, प्लस A22 ये डिटर्मिनेंट का सदस्य है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए आप, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, गुना A22 कैपिटल वाला है, ये तो आपका यहाँ पे 7 है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, प्लस A23, तो A23 का मतलब डिटर्मिनेंट का सदस्य यानी कि 1 गुना कैपिटल A23, तो माइनस में 7 आ चुका है, तो आप -7 डाल दीजिए। अब इसी को सरल करने से आपका आंसर आ जाएगा 2 सते 14, 0 में कुछ से गुना कीजिए, बात खत्म। यहाँ पर पहुँच जाइए, 1 में -7 से गुना होगा तो -7, और 14 में से 7 घट जाएगा तो 7। यही है आपका आंसर। नंबर 4 देखते हैं। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट डेल्टा बराबर 1xyz 1yzx एंड 1zxy। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें कहाँ से ज्ञात करना है बुआ? थर्ड कॉलम के कोफैक्टर यानी सहखंडों का प्रयोग करके। यूजिंग का मतलब प्रयोग करना, कोफैक्टर्स का हिंदी सहखंड, एलिमेंट का मतलब सदस्य, थर्ड कॉलम का मतलब तृतीय स्तंभ। तृतीय स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करते हुए हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है बुआ। तो आपका ये है C3, जिसमें YZ ZX XY दिख रहा है ना, यही है आपका कॉलम नंबर 3 यानी थर्ड कॉलम। तो इसमें हमें सबसे पहले तीनों सदस्य का माइनर निकालना पड़ेगा, YZ ZX XY का माइनर्स निकालना पड़ेगा, जिसको हिंदी में उप सारणी कहते हैं। उप सारणी के हेल्प से कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद सूत्र यूज करके हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनर निकालना हम लोग शुरू करते हैं। तो 1 2 3 ये आपका YZ का जो माइनर होगा वह पहला रो और तीसरा कॉलम। तो सूचित किस चीज से करेंगे? पहला तीसरा M13 से सूचित करेंगे। तो नाउ M13 निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम M13 का मतलब पहला रो को छोड़िए एंड तीसरा कॉलम को छोड़िए, पहला रो को छोड़िए तीसरा कॉलम को छोड़िए। ठीक है, तो 1y 1z क्या बचता है बुआ? 1y 1z। अब इसको तिरछा गुना कर लीजिए और घटा दीजिए, 1 में z से तो z और -1 में y से तो y। ये आपका M13 निकल गया। अब जब माइनर निकल गया तो कोफैक्टर भी निकाल ही लो लगले, इसीलिए A13। अब जरा सोचो कि 1 में 3 जोड़ने से 4, जो कि एक सम संख्या होता है। तो हमने बताया है कि सम संख्या के केस में जितना माइनर उतना कोफैक्टर, यानी कि z - y सेम टू सेम उतार देना है। चलिए एक काम हो गया। अब आप लोगों को 21 22 23 यानी 23 M23 ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो नाउ M23 पे आइए, M23। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम को छोड़ना होगा। तो स्टूडेंट्स दूसरा रो और तीसरा कॉलम को छोड़ना होगा। क्या बचता दिख रहा है बालक सा? 1x 1z 1x 1x 1z। चलिए अब क्या करोगे? तिरछा गुना करो। 1 में z से गुना करोगे तो z, -1 में x से गुना करोगे तो x। निकल गया ना। अब लगले को फैक्टर निकाल लो भैया। A23 भी ज्ञात कर लो तुम। क्या करना है? तो 2 में 3 जोड़ने से क्या होता है? 5 5 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के केस में इसका चिन्ह उल्टा करना है। तो z - x है तो x - z लिख दो, x - z लिख दो, कहानी खत्म हो गया।
चलिए बुआ x माइनस जेड एंड लास्ट अब निकालना है एक्स वाई का माइनर। एक्स वाई का माइनर जिसको हम लोग 3 1 3 2 3 3 से सूचित करेंगे। तो अब हमारा निकलेगा M3 3। चलो निकालो M3 3 यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम को छुपा देना है। तीसरा रो और तीसरा कॉलम को छुपा देना है। 1x 1y। ठीक है स्टूडेंट्स, 1x 1y। चलिए क्रॉस गुना करिए, एक में y से तो y माइनस x में 1 से तो x। अब माइनर निकल गया तो को फैक्टर में काहे का देरी। तो चलिए A3 3 भी निकाल लो। 3 जोड़ 3 6, 6 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो जितना माइनर उतना ही को फैक्टर। तो y माइनस एक्स लिख दीजिए, y माइनस एक्स तो y माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है थर्ड कॉलम के कोफैक्टर के हिसाब से। तो मैं वही वाला फॉर्मूला लिखता हूँ थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो बाय क्वेश्चन मतलब प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न में जिस चीज़ का डिमांड किया गया है ना उसके हिसाब से। तो डेल्टा बराबर थर्ड कॉलम के हिसाब से ए स्मॉल a 1 3 स्मॉल a 1 3 इंटू कैपिटल A 1 3 प्लस का चिन्ह स्मॉल a 2 3 इंटू कैपिटल A 2 3 प्लस स्मॉल a 3 3 इंटू कैपिटल A 3 3। यही फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। 13 गुना 13, 23 गुना 23, 33 गुना 33, राइट। अभी जो स्मॉल a 1 3 है ये आपका है YZ, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट का अवयव है। तो YZ हम लिख देते हैं इसका वैल्यू बुआ YZ। कैपिटल A 1 3 है, ये तो आपका Z माइनस वाई आ चुका है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू Z माइनस वाई आप पुटिंग कर दीजिए। प्लस A 2 3 जो है ये है आपका ZX 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम ZX। तो यहाँ पे ना आपको लिखना है ZX और कैपिटल A 2 3। तो कैपिटल A 2 3 आप देख सकते हैं X माइनस Z है, तो यहाँ पर आप X माइनस Z लिख दीजिए। आप प्लस स्मॉल a 3 3, तो स्मॉल a 3 3 है आपका XY। कौन है आपका XY है बुआ XY। तो यहाँ पे आप XY डाल दीजिए। कैपिटल A 3 3 आप देख ही रहे यहाँ पर y माइनस एक्स है, यहाँ पे आप y माइनस एक्स डाल दीजिए। आप अगर चाहें तो यही आपका आंसर हो गया, आप अगर चाहें तो। लेकिन किताब में इसका आंसर दिया है थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइज करके, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करके इसका आंसर दिया है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि किताब में इसका आंसर इतना नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों को दिक्कत होने लगती है कि भाई हमारा आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, कहीं आपके पास टाइम कम हो, तो आप इतना बनाकर भी छोड़ दोगे ना, तो आपका नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। फिलहाल इसको हम अभी डेवलप करके किताब के आंसर तक चलेंगे। तो लाइए आगे बढ़ाते हैं इसको। YZ में Z से गुना करोगे बुआ तो YZ स्क्वायर मिलेगा, माइनस Y में Y से गुना होगा तो Y स्क्वायर और Z अपने जगह पर, प्लस ZX में X से गुना करोगे, ZX में X से गुना करोगे तो ZX स्क्वायर मिलेगा, माइनस ZX में Z से गुना करोगे तो Z स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है, Z स्क्वायर x मिलेगा। एंड इसको गुना मत कीजिए, आगे काम देगा, दो ही को गुना कीजिए। XY गुना Y माइनस एक्स अपने जगह पर ही रहेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे डेवलप करते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स Z स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन उठाते हैं। तो Z स्क्वायर जब कॉमन उठाएंगे तो इसमें Y बच रहा है बुआ, और इसमें Z स्क्वायर कॉमन हुआ तो X बचेगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब इन दोनों में से ZX स्क्वायर Y स्क्वायर Z, इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है,
तो z कॉमन दिख रहा है, जेड एक्स स्क्वायर में से जेड वाई स्क्वायर में से, तो मैं z कॉमन ले रहा हूँ, तो z कॉमन लूँगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा बउआ, अब माइनस में तो वाई स्क्वायर यहाँ पर है ही है, अब प्लस के बाद वाला सेम टू सेम आप उतार दीजिए एक्स वाई गुना वाई माइनस एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स, ये जेड स्क्वायर अपने ही जगह पर है, ये वाई माइनस एक्स भी अपने जगह पर है, प्लस जेड भी अपने जगह पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बचपन से ही आप पढ़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखे हम इसके चलते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के चलते ये दोनों ब्रैकेट लिखे हैं, प्लस एक्स वाई अपने जगह पर एंड वाई माइनस एक्स भी अपने जगह पर उतारते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि y माइनस एक्स दो जगह है, इसमें x माइनस वाई है, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो कुछ कॉमन मिल जाएगा। चलिए, तो जेड स्क्वायर अपने जगह पर ही है एंड ये तो y माइनस एक्स भी ठीक है अपने जगह पर, अभी प्लस जेड है ना, यहाँ पे हम माइनस जेड लिख देंगे। कहिएगा क्यों सर? देखिए यहाँ प्लस जेड को माइनस जेड लिख दिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए x माइनस वाई में से, तो ये बन गया y माइनस एक्स। अब तो हमें y माइनस एक्स सभी में से कॉमन बन पड़ रहा है लेने में, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, तो अब सभी पदों में से y माइनस एक्स हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर जेड स्क्वायर बच गया स्टूडेंट्स, इसमें क्या बचा, माइनस में जेड गुना एक्स प्लस वाई बचा कि नहीं, माइनस में जेड गुना एक्स प्लस वाई बच गया एंड y माइनस एक्स तो कॉमन हो चुका है, अब प्लस में यहाँ पर x गुना y बच गया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलिएगा, तो ये y माइनस एक्स अपने जगह पर बना हुआ है एंड जेड स्क्वायर अपने जगह पर बना हुआ है, जेड में x से गुना करोगे तो जेड एक्स या एक्स जेड लिख सकते हो, अब माइनस में जेड में y से तो जेड वाई, अब प्लस में एक्स वाई अपने जगह पर ही बना हुआ है। अब चलिए, अब क्या करना है, कॉमन वगैरह लेना है, ऐसा कॉमन लीजिए कि फ़ायदा हो, सोचिएगा थोड़ा सा, y माइनस एक्स लिख दीजिए, जेड स्क्वायर और जेड एक्स में से अगर हम जेड कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, जेड कॉमन लेते हैं, जेड स्क्वायर और जेड एक्स में से अगर जेड कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस एक्स बचेगा, और जेड वाई और एक्स वाई में से अगर वाई कॉमन लेते हैं तो फिर से जेड माइनस एक्स बचेगा। चलिए, तो जेड कॉमन लिया मैं इन दोनों में से, तो जेड माइनस एक्स बच गया, और दोनों में से मैंने लिया वाई कॉमन, प्लस में वाई कॉमन लिया वाई, तो यहाँ पे बच गया है एक्स और माइनस जेड। चलिए, अब फिर दिक्कत हो रहा है, यहाँ जेड माइनस एक्स है, यहाँ एक्स माइनस जेड है, तो अब क्या करना है, अब क्या करना है रे बालक सा, ये y माइनस एक्स अपने जगह पर बना हुआ है बुआ, ध्यान दीजिएगा, z इंटू जेड माइनस एक्स मैंने लिखा, अभी प्लस y को माइनस वाई कर दीजिएगा, तो x माइनस जेड जो है वो आपका z माइनस एक्स बन जाएगा। अब z माइनस एक्स दोनों में से आप बड़े प्यार से कॉमन ले सकोगे, ये तो y माइनस एक्स पहले से बाहर है, अब z माइनस एक्स दोनों में से कॉमन ले लोगे तो z माइनस वाई बच जाएगा। चलिए, अब y माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले करके, ध्यान दो, y माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा, ये तो z माइनस एक्स रहेगा ही, ये तो z माइनस वाई है ही, अब इस माइनस से अगर इस ब्रैकेट में गुना कर दिया जाए तो z माइनस वाई है, सो क्या हो जाएगा y माइनस जेड, तो ये x माइनस वाई मैंने लिख दिया, ई माइनस लेकर इस ब्रैकेट में चल गए तो z माइनस वाई है तो y माइनस जेड हो गया, ये तो z माइनस एक्स है ही है। तो इस तरह से फैक्टराइज करके इसका आंसर लिखा है आपका किताब, तो घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका फिनिश क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बउआ। स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट सारणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.4 के लिए एक ऑब्जेक्टिव है। आज के डेट में ऑब्जेक्टिव कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप लोगों को पता है, तो अच्छे से समझिएगा। एक डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट दिया गया है
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कह रहा है कि इसका वैल्यू निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आप लोग जान लीजिए कि अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू हम 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कितने प्रकार से बुआ? 6 प्रकार से। 6 प्रकार से इसका वैल्यू कोई भी स्टूडेंट चाहे तो ज्ञात कर सकता है। 6 बेज हमारे पास 6 तरीका है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। चाहे तो हम R1 के हेल्प से निकाल सकते हैं, चाहे तो R2 के हेल्प से निकाल सकते हैं, चाहे तो R3 के हेल्प से निकाल सकते हैं। C1 C2 C3 3 रो के अकॉर्डिंग 3 कॉलम के अकॉर्डिंग। तो अगर R1 के अकॉर्डिंग कोई चले, देखिए मैं डिटेल से समझा देता हूँ, आंसर तो तुरंत निकाल देता लेकिन नहीं, समझिए आप। R1 के अकॉर्डिंग अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे बुआ, तो आपका डेल्टा का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, स्मॉल a11 गुना कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 गुना कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। ये आपका एक सही आंसर है। आप मिला सकते हैं, अगर 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलता होगा तो सही होगा। चलिए, यह एक सही आंसर है। चूँकि इसका 6 गो सही आंसर है, इसमें कोई एक ही सही आंसर आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो ये आप मिलाइएगा, हम तो लिख कर बता देते हैं। अब R2 के अकॉर्डिंग, ठीक है बुआ, R2 के अकॉर्डिंग अगर हम इसका वैल्यू लिखेंगे तो बस फटाफट लिखते चलिए। A21 A21 A22 A22 बड़ा वाला को फैक्टर होता है, एंड A23 इंटू A23, ये भी इसका सही आंसर है। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा भी मिल जाए तो वह सही आंसर हो जाएगा R2 के अनुसार। R3 के अनुसार अगर हम चलें तो हमें डेल्टा का मान मिलेगा स्टूडेंट्स A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 एंड A33 इंटू कैपिटल A33। ये भी सही आंसर है R3 के अकॉर्डिंग। अब कॉलम के थ्रू चलते हैं, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से चलेंगे। तो अब हम अकॉर्डिंग टू C1 इसका आंसर लिखते हैं बुआ। तो डेल्टा बराबर 11 इंटू 11 प्लस 21 इंटू 21 प्लस A31 इंटू 31। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। 6 सही आंसर है इसका। C2 के अनुसार अगर चले बुआ तो डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा A12 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32। ये भी सही आंसर है। एंड अगर C3 के हिसाब से डेल्टा का वैल्यू निकालने जाएं हम लोग तो C3 है ये आपका, इसके हिसाब से तो 13 गुना 13 23 गुना 23 33 गुना 33, ठीक है। मतलब 13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल वाला A33। तो ये 6 का 6 आंसर मैंने आपको लिख कर बता दिया। 6 का 6 आंसर आपको लिख दिया। 1 2 3 4 5 6। जब इन 6 ऑप्शन को आप मिलाइएगा तो आपको किताब का ऑप्शन नंबर डी सही मिल जाएगा। ऑप्शन डी में आपको ऑप्शन डी में क्या मिल रहा है, जरा मैं पढ़ता हूँ किताब से। 11 गुना 11 21 गुना 21 एंड 31 गुना 31 ऐसा मिल रहा है। तो यानी कि C1 के अकॉर्डिंग वाला आपका ऑप्शन में दे दिया है। तो यही है आपका सही ऑप्शन जो कि आपको छापा है डी नंबर में। तो प्यारे बच्चों, ये
एक्सरसाइज भी आपका अच्छे से समाप्त हो गया है। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है स्टूडेंट्स कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मतलब अपने टीचर को मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को खुशी देते हैं। क्योंकि हम आपके खुशी का ख्याल रख रहे हैं तो आप भी हमारे खुशी का ख्याल ज़रूर रखें। तो एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक बनने का काम करें और देश की सेवा में अपना योगदान दें। तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में, लेकिन बिना मेहनत का ज़िंदगी भी क्या, बिना रिस्क का ज़िंदगी भी क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जीवन अच्छा हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपके सपने पूरे हों, हम इसकी दुआ करेंगे, शुभकामना देंगे आपको। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और मेहनत कभी निष्फल नहीं जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, लेबर नेवर गोज इन वेन। ठीक है परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो चलिए आप भी परिश्रम करते रहिए, धरती पे आए हैं तो मेहनत करते रहिए, मेहनत से कभी भी जी न चुराइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।